नमस्कार। आज हम समुद्र की एक बहुत ही ताकतवर और कभी-कभी डरावनी शक्ति पर बात कर रहे हैं, सुनामी। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ये भयानक लहरें आखिर बनती कैसे हैं, इनका असर क्या होता है, खासकर 2004 के बाद भारत पर, और हाँ, इनसे बचने के लिए अब क्या तैयारी है। हाँ, बिल्कुल। ये विषय मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है, खासकर 2004 की हिंद महासागर की सुनामी के बाद। तो आज देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये विशाल लहरें पैदा कैसे होती हैं? ज़्यादातर तो यही होता है कि समुद्र के नीचे ज़मीन में हलचल होती है। मतलब जैसे वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टकराती हैं या खिसकती हैं, और समुद्र का जो तल है, वो अचानक हिल जाता है। सही कहा। और इस अचानक मूवमेंट से ना पानी में बहुत जबरदस्त एनर्जी मतलब ऊर्जा पैदा हो जाती है, और ये ऊर्जा फिर लहरों की शक्ल में बहुत तेजी से फैलती है। सोचिए, पानी का पूरा कॉलम सतह से तल तक हिल जाता है। और एक बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी, वो ये कि गहरे समंदर में, मतलब बीच समंदर में, ये लहरें शायद पता भी ना चलें, है ना? मुश्किल से एक आध फुट ऊंची होती हैं। हाँ बिल्कुल, वहां तो वो लगभग अदृश्य सी होती हैं। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब ये किनारे के पास आती हैं, जहां पानी कम गहरा होता है। अच्छा, वहां क्या होता है? वहां आते ही इनकी स्पीड कम होती है, लेकिन सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और इनकी ऊंचाई वो एकदम से बढ़ जाती है। मतलब 10 मीटर, 30 फीट, या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा ऊंची पानी की दीवार बन जाती है। बाप रे, 30 फीट ऊंची लहर! और यही ऊंची तेज लहरें जब तट से टकराती हैं तो भयानक तबाही लाती हैं। इसका सबसे बड़ा दुखद उदाहरण तो 2004 की हिंद महासागर सुनामी ही है। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, कई देशों में करीब करीब 2,30,000 लोगों की जान चली गई थी। हाँ, वो मंजर तो भुला ही नहीं भूलता। भारत में भी तमिलनाडु का तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां बहुत बुरा हाल हुआ था। सरकारी आंकड़ों में भी 10,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हैं और लाखों लोग बेघर हो गए। सोचिए, मछुआरे, उनका तो सब कुछ ही चला गया होगा, घर, नाव, जाल। बिल्कुल। और फिर 2011 में जापान की सुनामी आई। उसने फिर से याद दिलाया कि यह खतरा कितना बड़ा और अप्रत्याशित है। उसमें भी हजारों जानें गईं, और सबसे चिंता की बात थी कि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक को नुकसान पहुंच गया था। ये घटनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये चेतावनियां हैं। सही बात है। तो 2004 के उस हादसे से सबक लेते हुए भारत ने क्या इंतजाम किए हैं? एक बड़ा कदम तो मैंने सुना है, हैदराबाद में INCOS की स्थापना हुई। हाँ, INCOS यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। यहाँ 24 घंटे समुद्र की हरकतों पर, खासकर भूकंपीय गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। और यहीं पर भारत का सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर भी है ना? जी हाँ। और ये सेंटर सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये हिंद महासागर क्षेत्र के करीब 25 दूसरे देशों को भी अगर कोई खतरा होता है तो चेतावनी भेजता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जमीनी स्तर पर, मतलब शहरों में, क्या तैयारी दिखती है? हाँ, तटीय शहरों में जैसे चेन्नई है, पुरी, विशाखापट्टनम, वहाँ चेतावनी देने के लिए सायरन लगाए गए हैं। और समय समय पर अभ्यास भी किए जाते हैं, जिन्हें मॉक ड्रिल कहते हैं, ताकि लोग तैयार रहें। तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है शायद, वो कुछ प्रेशर रिकॉर्डर्स जैसी चीजें। हाँ बिल्कुल, समुद्र के तल पर बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स BPRs लगाए गए हैं। ये पानी के दबाव में अचानक होने वाले बदलाव को पकड़ते हैं। अगर पानी का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि पानी का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठा है, मतलब सुनामी बन रही है। इससे चेतावनी जल्दी मिल जाती है। बेहतर सिस्टम की बात हुई। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति तट पर है, उसे खुद खतरा महसूस होता है या चेतावनी मिलती है, तो उसे क्या करना चाहिए? अपनी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, अगर आप तट के पास हैं और तेज भूकंप महसूस करते हैं तो किसी आधिकारिक चेतावनी का इंतजार मत कीजिए। तुरंत, जितना जल्दी हो सके, तट से दूर किसी ऊंची जगह पर चले जाइए। और वो जो कहते हैं कि समंदर का पानी पीछे हट जाता है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आप देखें कि समुद्र का पानी अचानक तेजी से पीछे हट रहा है, तट का ज्यादा हिस्सा दिखने लगा है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि लहर आने वाली है। तुरंत ऊंची जगह की तरफ भागना चाहिए। और जो सरकारी चेतावनियां आती हैं, जैसे सायरन या SMS,
उनको गंभीरता से लेना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, स्कूलों में, तटीय बस्तियों में लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये भी उतना ही जरूरी है। जानकारी और तैयारी, यही सबसे बड़ा बचाव है। ये तो हुई जान बचाने की बात, लेकिन सुनामी का असर सिर्फ जान माल तक ही नहीं रहता ना। पर्यावरण पर, लोगों की रोजी रोटी पर भी तो गहरा असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। लहरें जब वापस जाती हैं तो अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती हैं। इससे जमीन का कटाव होता है, खारा पानी खेतों में भर जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, मछुआरों की नावें, जाल सब बह जाते हैं, उनकी पूरी आजीविका ही खत्म हो जाती है एक झटके में। और पेड़ पौधे, मैंग्रोव, कोरल रीफ, समुद्री जीवन, सबको भारी नुकसान पहुंचता है। इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। तो मतलब ये तो साफ है कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। इसे हम रोक तो नहीं सकते, ये तो पृथ्वी की अपनी प्रक्रिया है। सही कहा, रोक नहीं सकते, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, विज्ञान की मदद से, बेहतर तकनीक से, समय पर मिली चेतावनी से और सबसे जरूरी लोगों की अपनी तैयारी और जागरूकता से इसके भयानक असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जानें बचाई जा सकती हैं। और भारत ने 2004 के बाद इस दिशा में वाकई काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाँ, ये तो है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हम तकनीक पर, चेतावनी सिस्टम पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। पर कभी सोचा है कि जिन समुदायों ने इतनी बड़ी तबाही झेली है, उन्हें उस सदमे से उभरने में, अपने बिखरे हुए समाज को फिर से जोड़ने में कितना वक्त और किस तरह की मदद की जरूरत पड़ती होगी? शायद इस मानवीय पहलू पर भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए।